हेलो एवरीवन, जैसे हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर डेली डोज जिसका पार्ट नंबर 10 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी, वहाँ से आप सभी पार्ट्स को विजिट कर पाओगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड पोस्ट पाने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है एस्पोलेस यानी आइफोलियस किस फसल का प्रमुख खरपतवार होता है। जल्दी से बताइए किसका होता है। तो सबसे पहले यार रखना, अगर बात की जाए एस्पोलेस यानी आइफोलियस की तो ये होता है क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले यार रखना एस्पोलेस यानी आइफोलियस होता क्या है। तो ये होता है यार रखना जो प्याजी होती है, ठीक है, जो प्याजी होती है उसी का बोटनिकल नेम क्या होता है, एस्पोलेस टेन्यू आइफोलियस होता है। अब बताइए जल्दी से ये किसका प्रमुख खरपतवार होता है। अरहर का होता है, चने का होता है, ज्वार का होता है या फिर मसूर का होता है। जल्दी से कमेंट करिए, आपको साथ साथ कमेंट करते रहना है जिससे आपको याद रखना हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, जल्दी से बताइए प्याज किस यानी कौन सी ऐसी फसल है जिसका प्रमुख खरपतवार होता है। अरहर है, चना है, ज्वार है या फिर मसूर है। तो इसका राइट आंसर यार रखा चना। ठीक है, जो प्याजी होती है ये एक प्रमुख खरपतवार है चने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हरी खाद के तौर पर उगाई जाने वाली फसलें जिस कुल से होती है वह कौन सा कुल है। ठीक है, यहाँ पर आपसे बात की जा रही है हरी खाद के लिए। तो जल्दी से बताइए हरी खाद के लिए किस प्रकार की यानी फसलों का प्रयोग ऐसा है, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेग्यूमिनेसी से, पेप्लियोनेसी से, रोजेसी या फिर सोलेनेसी से। जल्दी से बताइए कि हमें यार कहाँ हरी खाद के लिए फसलों को ग्रो करना है तो हम किस प्रकार की अर्थात यार किस फैमिली की फसलों को ग्रो करेंगे लेग्यूमिनेसी की, पेप्लियोनेसी, रोजेसी या फिर सोलेनेसी की। जल्दी से बताइए। तो यार कहाँ अगर बात की जाती है हरी खाद के लिए तो मुख्यतः यार कहाँ मुख्यतः हम किसका प्रयोग करेंगे, लेग्यूमिनेसी क्रॉप का, अर्थात यार कहाँ जो दलहनी फसलें होती है तो उनको मुख्यतः हम ग्रो करेंगे, क्योंकि यार कहाँ इनमें आपको पता होगा इनमें क्या होता है, राइजोबियम होता है। नाइट्रोजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जिससे क्या होता है नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाता है फील्ड में। इसलिए यार खान जो हरी खाद होती है इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दलहनी फसलों का प्रयोग ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बाग में पौध लगाने की किस विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकता है। यानी डायरेक्ट आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा अधिक से अधिक प्लांट रखे जा सकते हैं। कौन सी होती है, जल्दी से बताइए। षटभुजाकार होगी, आयताकार होगी, कंटूर होगी या फिर वर्गाकार होगी। जल्दी से बताइए, आयताकार, वर्गाकार, कंटूर या षटभुजाकार। जैसे कि ऑप्शन से आपको पता चल रहा होगा कि अगर बात की यार अधिक से अधिक पौध लगाने की तो ये लगाई जाते हैं षटभुजाकार में। किस में लगाई जाते हैं, षटभुजाकार विधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक और मुख्य गैस पाई जाती है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक और मुख्य गैस पाई जाती है, वह कौन सी गैस है। जल्दी से बताइए कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी गैस पाई जाती है, नियोन, जिनोन, ओजोन या फिर आर्गन। जल्दी से कमेंट करिए कि कौन सी पाई जाती है, नियोन, जिनोन, ओजोन या फिर आर्गन। जल्दी से बताइए। तो यार हाँ अगर बात की जाए एटमॉस्फेयर की तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है, आर्गन होती है। कौन सी होती है, आर्गन। अर्थात फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि अगर बात करते हैं आर्गन की परसेंटेज मात्रा की तो इसकी होती है लगभग, ठीक है मैं लगभग बता रहा हूँ, वैसे इसकी 0.9 के समथिंग होती है, लेकिन आप डायरेक्ट मान लीजिए कि जो आर्गन होता है ये एटमॉस्फेयर में कितना होता है, लगभग 1% है। कितना होता है, लगभग 1% इसकी जो सांद्रता होती है ये वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फाइलोडी और सफ़ेद गेरुई क्रमशः किस फसल की मुख्य बीमारी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे 2 डिजीज दी गई है और दोनों के बारे में यहाँ पर आपको एक साथ पूछा गया है। तो यार इनको आप अलग अलग सोल्व कर रही है। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए कि फाइलोडी किस फसल की मुख्य बीमारी होती है और फिर बताना है आपको सफ़ेद गेरुई किस फसल की मुख्य बीमारी होती है। ठीक है, दोनों को एक साथ करोगे तो गलत कर सकते हो, इन दोनों को आप अलग अलग करिए। अर्थात फाइलोडी किसकी होती है, सफ़ेद गेरुई किस फसल की मुख्य बीमारी होती है। जल्दी से बताइए। तो अगर बात की जाएगा फाइलोडी की तो फाइलोडी किसकी होती है, तिल की होती है। किसकी होती है यार, जो मुख्य बीमारी होती है फाइलोडी ये होती है तिल की। और अगर बात की जाएगा सफ़ेद गेरुई की, जो कि अगर बात की जाए इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है तो ये कोजल ऑर्गेनिज्म होता है एल्बुको कैंडिडा, और किस में देखने को मिलती है, सरसों में। याद रखना अगर बात की जाती है तिल की तो तिल की होती है फाइलोडी, और सफ़ेद गेरुई की अगर बात की जाती है तो ये मुख्य बीमारी होती है सरसों की, और जिसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एल्बुको कैंडिडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी जरूर होता है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जो आवश्यक तो नहीं होता है परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी जरूर होता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा होता है ऐसा तत्व। तांबा होता है, गंधक होता है, लोहा होता है या फिर सोडियम होता है। जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा तत्व है जो आवश्यक तो नहीं होता है परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी जरूर होता है। तांबा होता है, गंधक होता है, लोहा होता है या फिर सोडियम होता है। तो इसका राइट आंसर है यार सोडियम। कौन सा होता है? सोडियम, क्योंकि यार ये आवश्यक तो नहीं है परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी जरूर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुलेखन द्वारा उत्पादित होता है। अर्थात यार ये क्वेश्चन आप जब भी सोल्व कर सकते हो जब आपको ये पता है कि ट्रांसलेशन होता क्या है। अर्थात इसकी डेफिनेशन अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अर्थात आप क्वेश्चन को देख लीजिए दोबारा से कि निम्न में से कौन सा अनुलेखन द्वारा उत्पादित होता है। आरएनए को, डीएनए को, प्रोटीन को या फिर हिस्टोन को। जल्दी से बताइए किसे उत्पादित किया जाता है, आरएनए को, प्रोटीन को, डीएनए को या हिस्टोन को। तो इसका राइट आंसर होता है यार अगर बात की जाए ट्रांसलेशन की तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या है, आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिजाई से भारी वर्षा के कारण खेत में अस्थायी तौर पर पानी भरने से नुकसान से फसल को बचाया जा सकता है। अर्थात ये इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए अधिक वर्षा हुई है किसी फील्ड में, ठीक है, किसी खेत में क्या हुआ है, पानी भर गया है, तो आप कौन सी ऐसी विधि अप्लाई करोगे जिससे यानी पानी तो भर जाए लेकिन फसल को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो किस विधि को आप अप्लाई करोगे, समतल विधि को, नाली विधि को, गहरी विधि को या फिर मेड विधि को। जल्दी से बताइए किस विधि को आप अप्लाई करोगे, समतल विधि को, मेड पर, नाली पर या फिर गहरी विधि। तो यार इस ऐसी एक कंडीशन जब भी आ जाए जब पानी भर जाता है खेत में तो उसके लिए यार हम जो यानी वो फसल है तो उसकी बीजाई यार हम मेड पर करते हैं। किस पर करते हैं, मेड पर करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पानी होता है ये नालियों के साथ बहकर गुजर जाता है, जिससे यार जो हमारी फसल है, जो हमारी मेन फसल है, उसको किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पानी द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था कौन सी है। जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो वाटर इरोजन होता है तो उसकी आपको पहली स्टेज बतानी है। कौन सी स्टेज, पहली अवस्था है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए पहली अवस्था कौन सी होती है, पतली नालियाँ बनना, गहरी नालियाँ बनना, परत का बनना या फिर पानी की धारा के किनारों का बहना। जल्दी से बताइए जो वाटर इरोजन होता है इसकी फर्स्ट स्टेज किसे माना गया है। तो यार इसकी फर्स्ट स्टेज होती है सीट इरोजन। कौन सा होता है, सीट इरोजन। अर्थात यहाँ सीट का मतलब होता है परत का बनना। अर्थात पहली अवस्था कौन सी है, परत का बहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कवकीय का शाकनाशी है। लोंडेक्स होता है, पेंडिकुलर कोलेगो होता है, एरोजिन होता है। जल्दी से बताइए कौन सा कवकीय शाकनाशी होता है, लोंडेक्स होता है, एरोजिन होता है, पेडिगार्ड होता है या फिर कोलेगो होता है। तो इसका राइट आंसर है कोलेगो। क्या होता है, कवकीय शाकनाशी जो है वो क्या है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा माना जाएगा कोलेगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टिक्का रोग। याद रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो टिक्का रोग है, जो टिक्का डिजीज होती है ये किस फसल की एक महत्वपूर्ण रोग है या किस फसल की एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है। जल्दी से बताइए, एक कॉमन क्वेश्चन है ये, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, आपको सभी को ये क्वेश्चन आता होगा लगभग। तो याद रखना कि जो टिक्का रोग होता है ये होता है मुख्यतः मूंगफली का। किसका होता है, मूंगफली की एक मुख्य डिजीज होती है। अगर बात की जाए इसकी कोजल ऑर्गेनिज्म की तो ये होता है सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। किसके द्वारा होता है, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला के द्वारा टिक्का डिजीज होती है मूंगफली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वायुमंडल की सबसे नीची वाली परत को क्या कहते हैं। यार सबसे नीची वाली जो परत है जिसमें यार यानी जितनी भी आंधियाँ चलती है, जितने भी मौसम से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है वो किस में होती है, सबसे नीची वाली परत में होती है। तो जल्दी से बताइए सबसे नीची वाली परत कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फीयर होती है, मेसोस्फीयर होती है, थर्मोस्फीयर होती है या फिर ट्रोपोस्फीयर होती है। जल्दी से बताइए कि वायुमंडल की सबसे नीची वाली परत कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फीयर होती है, ट्रोपोस्फीयर होती है, मेसोस्फीयर होती है या फिर थर्मोस्फीयर होती है। जल्दी से बताइए। तो सबसे नीची वाली परत होती है यार ट्रोपोस्फीयर, अर्थात यार सौरमंडल। कौन सी होती है, ट्रोपोस्फीयर मतलब सौरमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पपीते के फल में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। पपीते के फल में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यार पपीता कैसा फल होता है, पीला होता है। और हमने कई बार बताया है कि जितने भी फ्रूट पीले होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है। जल्दी से बताइए, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है या फिर विटामिन डी होता है। जल्दी से कमेंट करिए कि पपीते में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए। तो यार अगर बात की जाती है जितने भी जो पीले कलर के जो फ्रूट्स होते हैं तो उनमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए कंटेंट। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धरती से ऊंचाई के साथ किसके आधार पर वायुमंडल को आमतौर पर 4 मुख्य परतों में बांटा गया है।
ठीक है। यानी यहाँ पर आपको जो 4 यानी उनके बेस दे रखे हैं कि किसके अनुसार वायुमंडल को 4 मुख्य परतों में डिवाइड किया गया है, यानी किसके बेस पर किया गया है 4 परतों में डिवाइड। वायुमंडल दाब के अंतर पर, वायु गति के अंतर पर, आर्द्रता के अंतर पर, या फिर तापमान के अंतर पर, यानी किसके आधार पर किया गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए किसके आधार पर किया गया है 4 परतों में डिवाइड। वायुमंडल दाब, वायु गति, आर्द्रता या फिर तापमान, जल्दी से बताइए किसके आधार पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ तापमान, अर्थात यार जितने भी जो 4 परतें हैं इनको डिवाइड किया गया है तापमान के अनुसार, अर्थात इसका बेस किसे माना गया है, तापमान को मानकर इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते हैं कि ब्लैक आर्म और रेड रोड क्रमश है किस फसल की मुख्य रोग है। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक आपको बताना है ब्लैक आर्म और एक आपको बताना है रेड रोड। तो यार ये दोनों ही मुख्य रोग किसके होते हैं, किस फसल के होते हैं, ये आपको बताना है। तो यार दोनों को आप अलग अलग करके याद करिए किसका होता है। तो यार अगर बात की जाए थी ब्लैक आर्म की तो किसका होता है, कपास का होता है। अगर आपको यार दोनों में से एक भी याद है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यार ब्लैक आर्म किसका होता है, कपास का होता है। अर्थात इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, कपास इसमें है। तो यार यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो यार कौन सा राइट आंसर आपका, कपास इंटू गन्ना, अर्थात यार ब्लैक आर्म होता है कपास का और जो रेड रोड होता है ये मुख्य रोग होता है गन्ने का। ठीक है, क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बार में, ठीक है, यहाँ पर आपको एक बार दिया गया है और उसमें आपको पूछा गया है डाइंस। यार जो डाइंस होते हैं वर्ग सेंटीमीटर किसके बराबर होते हैं, जल्दी से बताइए एक बार में कितने डाइंस होते हैं। 10 9, 10 6, 10 -6, 10 1/6, जल्दी से बताइए कितने होते हैं डाइंस। तो यार अगर बात की जाए एक बार की तो इसमें होते हैं 10 की घात 6। कितने डाइंस होते हैं, 10 की घात 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस शाकनाशी के छिड़काव के कारण, याद रखना एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि किस शाकनाशी के छिड़काव के कारण कपास में, ठीक है, क्वेश्चन को सही से ध्यान देना कि किस शाकनाशी के प्रयोग के कारण शाकनाशी के पत्ते मनुष्य के हाथ के पंजे की तरह हो जाते हैं। किसकी तरह हो जाते हैं, मनुष्य के हाथ के पंजे की तरह हो जाते हैं। तो अब यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कभी भी यार कपास में 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या था, कपास में कभी भी 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों था, इसका रीज़न क्या था, क्योंकि यार अगर 2,4-D का प्रयोग हम कपास में करते हैं, ठीक है, कपास में अगर 2,4-D का प्रयोग किया जाता है तो उससे क्या हो जाता है, जो कपास के पत्ते होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मनुष्य के हाथ के पंजे की तरह हो जाते हैं। किसकी तरह हो जाते हैं, मनुष्य के हाथ के पंजे की तरह हो जाते हैं। अर्थात इसका राइट आंसर आपका 2,4-D। तो यार कभी भी जो कपास है इसमें 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अधिकतर पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। यार अगर बात की जाए अधिक पौधे, ठीक है, अधिकतर जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, जो सामान्यतः है जो पौधे हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है धान और गन्ने के बारे में, ठीक है, धान और गन्ने के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि ये नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करेंगे, तो ये दोनों यार ये जो नाइट्रोजन होता है इसे अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं, अमोनिया के रूप में। ठीक है, और अगर बात की जाए अधिकतर पौधे या फिर सामान्यतः पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हरित खाद के लिए आमतौर पर उगाए जाने वाला पौधा या फसल कौन सी है। जल्दी से बताइए ऑप्शन को, पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए कि ढैंचा, अरहर, गवार या फिर मूंग। ढैंचा, अरहर, गंवार या फिर मूंग, जल्दी से बताइए हरित खाद के लिए आप किस फसल को ग्रो करोगे, ढैंचा, अरहर, गंवार या मूंग। तो यार सामान्यतः जो ली जाती है हरी खाद के लिए उसे लिया जाता है ढैंचा को। किसके लिया जाता है यार ढैंचा फसल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आंवले में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है। जल्दी से बताइए आंवला, तो ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, एक कॉमन क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए आंवले में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए आंवले में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है, विटामिन ए, बी, सी या डी। जल्दी से बताइए आंवले में कौन सा विटामिन होता है। तो यार आंवले में अगर बात की जाए विटामिन की तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है विटामिन सी कंटेंट। ठीक है, अगर बात की जाती है आंवला की तो आंवले में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी कंटेंट। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विटामिन सी है ये सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो यार अगर आपको ऑप्शन में आंवला देखने को मिलता है तो ये राइट आंसर माना जाएगा। लेकिन अब यार आंवला भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है और एक और बारबेडस चेरी। ठीक है, तो यार अगर बात की जाए सबसे अधिक जो विटामिन सी होता है ये होता है बारबेडस चेरी में। इसके साथ साथ यार अगर आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है बारबेडस चेरी, तब आपका राइट आंसर किसे माना जाएगा, आंवला को। किसको माना जाएगा यार आंवला को।
ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एग्रोनॉमी शब्द जिस भाषा के शब्दों से बना है वह भाषा कौन सी है। एग्रोनॉमी तो नेमो लग गया, तो इससे आपको डायरेक्ट याद रखना ग्रीक भाषा। एग्रोनॉमी अर्थात नोमस जो वर्ड है ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताइए कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। उदयपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में या फिर जबलपुर में। जल्दी से बताइए कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। उदयपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में या फिर जबलपुर में। जल्दी से बताइए। तो ये स्थित होता है सेवर भरतपुर में। कहाँ पर स्थित होता है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सेवर भरतपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मृदा कली कणों का व्यास कितना होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे महीन कण किसके होते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इससे बनते हैं कि सबसे महीन कण किसके होते हैं, यार कहाँ क्ले मृदा के ही होते हैं। अब कितने होते हैं उसका आपको यहाँ पर डायमेंशन पूछा गया है, अर्थात व्यास यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए, जो क्ले कण होते हैं तो इनकी साइज़ क्या होती है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज़ क्या होती है। जल्दी से बताइए। 0.25 से 0.50 के मध्य होती है, 0.02 से 0.05 के मध्य होती है, या फिर होती है 0.002 से मध्य, या फिर होती है 0.05 से 0.1 के मध्य। जल्दी से बताइए, जो मृदा कले कण है तो इनके साइज़ की जो पार्टिकल्स होते हैं तो इनकी साइज़ क्या होती है। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर रखा लेस देन 0.002 mm, अर्थात यार का जो क्ले कण है तो इनका जो व्यास होता है ये होता है लेस देन, ठीक है, 0.002 mm से भी कम। क्या होता है, 0.002 mm से भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्म का प्रबंधन जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उस खेती को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए। काश्तकार खेती, पूंजीगत फार्म, सामूहिक खेती या फिर राजकीय खेती। जल्दी से बताइए कि जिस फार्म का प्रबंधन सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उस खेती को किस नाम से जाना जाता है। काश्तकार खेती, पूंजीगत फार्म, सामूहिक खेती या फिर राजकीय खेती। जल्दी से बताइए। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है सरकारी अफसरों के द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है, मतलब राजकीय खेती। क्या है, सरकारी अफसरों द्वारा अगर प्रबंधन किया जाता है तो उस खेती को यार राजकीय खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी जगह के अल्टीट्यूड का अर्थ क्या होता है। यार कहाँ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड होता क्या है, यहाँ पर आपसे ये भी पूछा गया है। तो अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, नदी तल से ऊंचाई, नहर तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई या फिर अंतर्राज्यीय बस हवाई अड्डे से ऊंचाई की मात्रा। जल्दी से बताइए अल्टीट्यूड क्या होता है। तो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। तो यार कहाँ अल्टीट्यूड जो लिखा होता है ये लिखा होता है रेलवे होते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा यार कहाँ वहाँ पर ऊंचाई लिखी होती है, तो वो क्या होती है, अल्टीट्यूड होती है। अब बताइए यानी ये किससे मापी जाती है। ठीक है, अल्टीट्यूड ऊंचाई है, ये किससे मापी जाती है, नदी तल से ऊंचाई मापी जाती है, नहर तल से ऊंचाई मापी जाती है, समुद्र तल से मापी जाती है, फिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ऊंचाई मापी जाती है। जल्दी से बताइए अल्टीट्यूड कहाँ से मापा जाता है। तो इसकी राइट आंसर यार कहाँ जो समुद्र तल से ऊंचाई है यार कहाँ कि अल्टीट्यूड का मतलब होता है यार कहाँ समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी बता ही दिया कि यार कहाँ जितने भी जंक्शन है वहाँ पर आपको अल्टीट्यूड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इचाइनोक्लोआ ग्रोसगेली और इससेमस सुरगोसस किस फसल के प्रमुख खरपतवार होते हैं। जल्दी से बताइए कि इचाइनोक्लोआ ग्रोसगेली। यार हाँ इसी वर्ड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो यार हाँ जो इचाइनोक्लोआ ग्रोसगेली होता है ये क्या होता है, जो सांवा होता है, ठीक है, जो सांवा वीड होता है, तो इसी का जो बोटनिकल नेम होता है क्या होता है, इचाइनोक्लोआ ग्रोसगेली होता है। अब आपको पता चली गया होगा इस सांवा किस फसल का प्रमुख खरपतवार होता है। जल्दी से बताइए, गेहूं का होता है, मक्के का होता है, बाजरे का होता है या फिर धान का होता है। जल्दी से बताइए सांवा किस फसल का प्रमुख खरपतवार होता है, गेहूं का होता है, मक्के का होता है, बाजरे का होता है या फिर धान का होता है। जल्दी से बताइए। तो यार हाँ अगर बात कीजिए सांवा की तो ये प्रमुख खरपतवार होता है धान फसल का। किसका होता है, सांवा धान फसल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऊंची लवण सहनशीलता किस फसल की होती है। अर्थात यार का ऐसी कौन सी फसल है जो कि उच्च लवण सहनशीलता फसल मानी जाती है, मूंग, मटर, चुकंदर या फिर खरबूजा। जल्दी से बताइए लवण सहनशील फसल कौन सी है, मूंग, मटर, चुकंदर या फिर खरबूजा। जल्दी से कमेंट करिए क्या है। तो इसका राइट आंसर है अगर बात की जाए लवण सहनशील फसल की तो कौन सी होती है, चुकंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यार हाँ ये दोनों ही इंस्टीट्यूट कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है, इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ट्रायल एंड एग्रीकल्चर कहाँ पर स्थित है, तो यार आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना है क्रीडा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, क्रीडा। अर्थात यार आपको इसे याद रखना है क्रीडा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, क्रीडा हैदराबाद में स्थित है, क्रीडा हैदराबाद में स्थित है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिली है, इसलिए यार हाँ क्रीडा की आपको फुल फॉर्म भी जरूर याद रखनी है। अर्थात क्रीडा की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ट्रायल एंड एग्रीकल्चर।
जो कि कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरियाज। यार यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरियाज। तो बताइए कहाँ पर स्थित है ये इंटरनेशनल लेवल की जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है जो ड्राईलैंड एरियाज कहाँ पर स्थित है, तो ये होती है यार एलिपो सीरिया में। कहाँ पर स्थित है, एलिपो सीरिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरियाज, तो ये स्थित है एलिपो में, और एलिपो कहाँ पर स्थित है, सीरिया में, अर्थात इसका राइट आंसर है सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि जब सीमांत उत्पादन घट रहा होता है लेकिन शून्य से अधिक होता है। क्वेश्चन को समझिए कि जब सीमांत उत्पादन घट रहा होता है लेकिन शून्य से अधिक होता है तब कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात यार उत्पादन घटेगा, बढ़ेगा या फिर समान रहेगा, क्या प्रभाव पड़ता है। तो यार डायरेक्ट आप इसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए जो सीमांत उत्पादन है ये घट रहा होता है लेकिन शून्य से अधिक होता है, तो यार जो उत्पादन होता है इसमें बढ़ोतरी तो होती है। यार कि जब सीमांत उत्पादन घट रहा होता है लेकिन शून्य से अधिक होता है तब उत्पादन क्या होता है, बढ़ रहा होता है, लेकिन यार घटती हुई दर से। किससे बढ़ता है, घटती हुई दर से जो उत्पादन है इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो आपको हमारे वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।